दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अगर कहीं है तो भारत में है। किसी भी देश में इतनी मुस्लिम आबादी नहीं जितनी भारत में, उन देशों में भी नहीं जो मुस्लिम राष्ट्र कहे जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो ये कह सके कि हमारे यहां भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति में मुस्लिम हैं। ये बात उन देशों के लिए विशेष तौर पर जो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। और मजे की बात यह है, कुछ मुल्कों को छोड़ दें तो अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में भी ये स्थिति कि वहां मुसलमान परेशान है, तंगहाल है, मुसीबत ज़दा है। या युद्ध में अलग अलग फिरके इस्लाम को मानने वाले जो अलग अलग वो युद्ध में रत हैं, युद्ध में संलग्न हैं। ये भारत है जहां देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी इस्लाम को मानने वाली है और उनको भी तरक्की के समान अवसर उपलब्ध हैं। भारत में तो समस्या ये रही कि तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा उल्टा, कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जरूरत से ज्यादा उनके साथ तुष्टीकरण का व्यवहार हो रहा है। उस भारत के लिए जिसने देश के सर्वोच्च पद से लेके और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिमों को आसीन किया, राष्ट्रपति से लेके और नीचे तक, उस देश के बारे में राहुल गांधी जी ने अमेरिका की ज़मीन पर जब ये कहा कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उसको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो शायद कांग्रेस को भी अंदाज नहीं होगा कि इसका उत्तर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आएगा। ओवैसी साहब की पार्टी तो मुस्लिमों के काम के इश्यूज के लिए ही है और वो खुद भी मुस्लिमों से जुड़े मसलों पर बहुत एक्टिव रहते हैं ओवैसी। और जब ओवैसी ये कह दे कि नहीं, भारत में मुसलमान आराम से रह रहा है, समान अधिकारों के साथ रह रहा है, समान सुविधाओं के साथ रह रहा है और समान स्वतंत्रता के साथ रह रहा है, तो फिर कांग्रेस के लिए अजब स्थिति पैदा हो जाती है। अब मुसलमान ठीक हैं कि नहीं है देश में, इसमें बात किसकी माने, राहुल गांधी की या ओवैसी की? ये सवाल उठेगा ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमान तबाह है हिंदुस्तान में, ओवैसी कह रहे हैं सरसब्ज है, अच्छा है, सुरक्षित है, फिर किसकी बात मानेंगे? मुझे लगता है कि ओवैसी की दावेदारी इस मामले में कम से कम राहुल गांधी से बड़ी है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी भारत में खुद को मुसलमानों का नेता या मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि कांग्रेस में एक दौर में हेमवती नंदन बहुगुणा और उसके बाद अर्जुन सिंह जैसे लोग रहे जिनको कहा गया कि मुसलमानों के बड़े नेता हैं? उत्तर भारत में मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव कहा गया मुसलमानों के बड़े नेता रहे। क्या राहुल गांधी वही चाहते हैं? उनको लगता है कि मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों के मसलों को उठाएंगे, उछालेंगे, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, मोदी सरकार को, तो उससे मुसलमानों को लगेगा कि हमारा हमदर्द केवल एक है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की ऐसी कोशिश है? एक। और उनको लगता है कि इस कोशिश के जरिए हमारा पॉलिटिकल रिवाइवल यानी राजनीतिक पुनरुत्थान हो जाएगा। और एक दूसरी बात ये,
अगर राहुल गांधी की ये सोच है जिसके या वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसके साथ एक खतरा और भी सन्निहित है। जब आप मुसलमानों के नेता के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब उस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। ओवैसी उस खतरे से अलग है, लेकिन राहुल जी के लिए वो होगा। उन्होंने कहा कि भारत में सारे अल्पसंख्यक कष्ट भोग रहे हैं और खास तौर पर मुसलमान। अब इस पर ओवैसी की सफाई एक रोचक परिस्थिति बना गई। सच में पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है जिसके ऐसे विचार रोज हम वहाँ के चैनल्स पर सुनते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं वीडियोस में। वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमसे लाख गुना बेहतर है। जो मुसलमान वहाँ रह गए वो तरक्की कर गए, और हम लोग यहाँ जहाँ किस स्थिति में फंसे हैं, खाने को रोटी नहीं, जीने को व्यवस्था नहीं। ये पाकिस्तान के मुसलमान कह रहे, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे। ठीक कह रहे योगी आदित्यनाथ जी कि वो कह रहे हैं कि हमको भारत में रहने को मिले तो हमारा जीवन सुधर जाए। और भारत में कांग्रेस कह रही है कि यहां मुसलमान कष्ट में है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। किसी इस्लामिक स्टेट में भी इतने मुसलमान नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। और दुनिया भर में माइनॉरिटीज को जितने हक, हकूक और अवसर, समान अवसर हासिल है, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को अधिकार, सुरक्षा, संरक्षा, समान अवसर हासिल रहे। फिर अचानक से अमेरिका में जाके ये आरोप लगा के कि भाई मुसलमान को तो डायरेक्टली बिल्कुल, इसके पीछे क्या बात समझ नहीं आई। क्या राहुल जी ऐसा चाहते हैं कि वो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने को स्थापित करें? तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। राहुल गांधी से सवाल हुआ था, और कोई भारत का नेता होता तो वो सवाल को ही पहले नकारता। सवाल था, मैं दोहरा दूं, क्या सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से? भारत में मुसलमानों को सताने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। क्या कानून? नए नए कानून, एक कानून ऐसा बता दिए जिसमें लिखा हो कि ये कानून भारत मुसलमानों को सताने के लिए बना रहा। एक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने, उसी सवाल के जवाब में बोले थे जो उन्होंने ज्ञान दिया था। दूसरा, उसी सवाल में एक दूसरा हिस्सा था, भारत में मुसलमानों के बच्चों को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत में मुसलमानों के बच्चों को उन गुनाहों में पकड़ के बंद किया जा रहा है जो उन्होंने किए नहीं। यानी आपने भारत के पूरे जुडिशियल सिस्टम को ही नकार दिया। ये सवाल पूछा जा रहा है और भारत की एक बड़ी पार्टी का नेता उस सवाल को खारिज नहीं कर रहा। ये बड़ा सवाल है। ये सवाल हमेशा पीछा करेगा अब आपका। खैर, सैयद नाज़िम अली, मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहा था। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान बाकी मुल्कों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, एक बात। और दूसरी बात वो याद दिला रहे हैं, भागलपुर से लेके मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, ईदगाह तक सब बड़ी विरोधाभास है। अतीक साहब, विरोधाभास मतलब चौराहे पर खड़े इधर जाएं कि उधर जाएं। मध्य प्रदेश में ऐलान किया कि हर शहर में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ ने कहा कि हम 7 मूर्तियां भगवान राम की लगाएंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में। और राहुल गांधी जी दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं, कमलनाथ दूसरी पर, भूपेश बघेल दूसरी रणनीति पर। तो एक हाथ से हिंदू सध जाए, दूसरे हाथ से मुसलमान सध जाए, ऐसी कोशिश मैं आपको याद दिला दूं राजीव जी ने एक बार की थी। और उसके बाद जब चुनाव आया तो ना हिंदू ने वोट किया ना मुसलमान ने। यह कोशिश थी शाहबानों और बाबरी का ताला खुलवाना। ठीक, उनको भी लोगों ने समझाया था, दाएं हाथ से मुसलमान साध लो, बाएं से हिंदू साध लो, 500 साल तक राज करेंगे। मुझे जो समझ में आ रहा वो आ रहा है, लड़ाई है इस बात की कि मुस्लिमों का नेता कौन, इस बात की लड़ाई है। बाकी सब तो ठीक ही ठीक है, कहानी है, अखबार में छपती है रोज। ठीक,
इस बात की लड़ाई है। हो सकता है कांग्रेस में कुछ रणनीतिकारों को ऐसा लगा हो कर्नाटक के बाद से कि मुस्लिम वोट एक साथ अगर कांग्रेस को मिल जाए तो कांग्रेस का पुनरुद्धार हो सकता है। ये उसी की लड़ाई मुझे लग रही है कि क्योंकि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मोहम्मद अतीक क्या कह रहे हैं, नाजिम जी क्या कह रहे हैं, छोड़िए एक मिनट को। पाकिस्तान तो बना इसलिए था कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए क्या? जब वहां का आदमी छाती पीट पीट के कैमरा पे कह रहा है कि मेरी अकल पर, मेरे पुरखों की अकल पे पत्थर पड़े थे जो 47 में यहां चले आए, अब रोटी रोटी को मोहताज है, बर्बाद है, तबाह है, इससे अच्छा हिंदुस्तान में रहते तो कम से कम चैन से रहते। तो अब और कोई सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है। ये बात पीओके वाले भी कह रहे और इस्लामाबाद और कराची में भी लोग छाती पीट रहे हैं। राघवेंद्र जी, क्या ये मुस्लिम लीडरशिप की लड़ाई है कांग्रेस और ओबीसी के बीच में? आंकड़ा लेके, क्योंकि बाकी तो भाषण है, आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको न मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 17% से कुछ ज्यादा आबादी है मुस्लिमों की, ठीक, और सरकारी योजनाएं जिनमें मुख्य रूप से घर, शौचालय और इस तरह की जो योजनाएं हैं, गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला और इस तरह की जो योजनाएं हैं, बिजली का कनेक्शन घर में, इनमें 37% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की है लाभ में। आबादी है 17 कुछ प्रतिशत, ठीक, 18 नहीं है, 18.5 भी नहीं, 17 समथिंग, ठीक है। और उसकी उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी है सरकारी योजनाओं में 37%। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गैस सिलेंडर दिए गए प्रधानमंत्री योजना के तहत और शौचालय बनाए गए, उस पर आज बात होती है कि 37% हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। 1947 के बाद, आजादी के बाद जितने कार्य हुए, आप अनुमान लगाए मुस्लिम के लिए कितने कार्य हुए, कितने कार्य कांग्रेस ने किए? कांग्रेस ने कभी ये एहसान जताने की बात नहीं, आपने, आपके नेता ने कहा मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैंने एक आंकड़ा रखा, 17% आबादी को 37% सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। सिर्फ इसलिए बताया कि राहुल जी ने अमेरिका में कहा कि मुस्लिमों को जुल्म गारत झेलनी पड़ रही, इसलिए बोला। मैं एक बात नहीं समझ पाता सैयद नाजिम अली, जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ये कहता ऐसे नहीं होगा, तो मेरा मन करता पूछो भैया कैसे होगा, वही बता दो। लाठी तो चलेगी नहीं, लाठी चलाना अफगानिस्तान चले जाओ, वहां गोली बम की भी छूट है, ठीक, सीरिया चले जाओ और आगे हाईली टेक्निकल अगर युद्ध करना तो सीरिया चले जाओ, या गोली बंदूक तो यहां नहीं चलेगी। फिर जब कहता ऐसे नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा? वोट से ही चलेगा ना देश, तो लड़ लो चुनाव, लड़ ही रहे हो, वोट से ही चलेगा ना, या कोई दूसरा रास्ता मन में है क्या? अभी हमारे मुन्ना खान साहब करे थे ऐसे नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा फिर? हमारी बुद्धि तो इतनी यहीं तक है कि भाई वोट से ही चलेगा देश। देखिए अगर राहुल गांधी देश को पसंद होंगे तो राहुल गांधी को वोट मिलेगा, नहीं पसंद होंगे नहीं मिलेगा, बात खत्म। मोदी पसंद होंगे तो वोट मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं। हमारे कहने से, अतीक जी के कहने से, नाजिम खान और राघवेंद्र सिंह के कहने से तो नहीं फर्क पड़ता। पिछले 100 वर्षों में अगर सबसे हंगामा खेज कोई वारदात थी तो वो थी 6 दिसंबर 1992। इस बात से सब सहमत होंगे, अतीक साहब भी सहमत होंगे, सहमत है ना अतीक साहब? ठीक, हाँ, तो सिर्फ सिर हिलाइए ताकि मैं जान लूं। मैं उस समय भी पत्रकार था, ठीक, उस समय रात में 8:35 के आसपास या 8:45 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री, मोहल्ले गली के पार्षद नहीं, अतीक साहब धैर्य से सवाल सुनिएगा तब उत्तर दे पाएंगे आप, हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब पीवी नरसिंह राव जी रेडियो पर आए, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, क्या मुल्क को एड्रेस किया। मैंने अपने कानों से सुना, इसलिए मुझे गूगल की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा जिस जगह पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसी जगह पर हुकूमत जो है वो नई बाबरी मस्जिद तामीर कराएगी। वो तो बोल के निकल लिए, उसके बाद आज तक किसी ने सांस नहीं ली कांग्रेस में उस पर।
ली क्या? कहीं कोई मीटिंग में, कोई पर्चा में, कोई प्रस्ताव में, कोई घोषणा में, कोई भाषण में कहीं सुना? लिखा में, पढ़ी में कहीं सुना? क्यों नहीं सुना फिर? या तो बोलते नहीं, और बोला तो करना चाहिए था, नहीं फिर उसका जो भी परिणाम होता, फिर तो कुर्बानी के जज्बे से निकलना चाहिए था कांग्रेस को। नहीं, मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मुंह है देश में बोलने के लिए, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं, ना आप है ना हम है, ठीक ना मुस्लिम लीग है ना कोई है, समझ गए ना? तो अगर भारत के प्रधानमंत्री ने यह वचन दिया कांग्रेस के नेता के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, तो सांस ले राहुल गांधी अब वहां अमेरिका में यही दोहरा देते, जय जय हो जाती, नहीं हो जाती? अमिताभ, पूरे भारत में शरबत बढ़ता, मुसलमानों में। मैं तो कह रहा हूं, क्यों नहीं दोहरा दिया? मैं तो एक बात कहता हूं, चलो वहां नहीं बनवा सकते, बनवा पाए मस्जिद, चलो ठीक है। राघवेंद्र जी, धुन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन में जमीन दी गई मस्जिद के लिए, ठीक? वहां अभी 500 ईंट और 1 बोरा सीमेंट नहीं डल पाया अभी तक। क्या वहीं थोड़ी मदद कर देती कांग्रेस? नहीं, वो ट्रस्ट वाले बैठे, कह रहे भैया कुछ आए, अगरबत्ती धूप बत्ती तो कुछ काम आगे बढ़े, क्या करें? राघवेंद्र जी, नहीं अमिताभ जी, वो मुसलमानों को एक्सेप्ट ही नहीं है जो जमीन दी गई है। आपके एक्सेप्ट नहीं होने से मतलब नहीं, उसके लिए ट्रस्ट बना है, बाकायदा ट्रस्ट ने वहां नक्शा अप्रूव कराया, आपके अप्रूव होने से नहीं होगा ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में एक जानकारी दे दूं, पता नहीं कितने लोगों को है, कितने, वो सुनने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मंच है, ऐसा नहीं। वो एक एनजीओ है जो 70 के दशक में मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक ना? इसलिए कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला जाता तो लगता है कि नहीं अब तो सील मोहर लग गई। नहीं तो पार्टी नहीं था क्या? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पार्टी थे, बहुत सारे लोग पार्टी थे। हाँ, तो सबने नहीं, वो भी थे, किसी ने नहीं कबूल करा, वो किसी ने नहीं कबूल करा, तो भैया पार्टी ने नहीं कबूल करा, तो वहां जमीन ट्रस्ट क्यों बना? सरकार से जमीन क्यों ली? नहीं लेनी चाहिए, वो पार्टीज ने नहीं ली है। अब आप किसको भी बुला के दे दें वो जमीन, हम उससे कोई मतलब नहीं है, वो बाबरी मस्जिद का बदल ही नहीं है। तो भाई उन जो लोग ट्रस्ट में, उनके खिलाफ फतवा जारी किया मुस्लिम लीग ने। आप कह रहे हम उनको मुसलमान ही नहीं मानते, मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं मानते, तो उनके खिलाफ फतवा जारी करो जिन लोगों ने मस्जिद के लिए जमीन ली है। बोलिए देवबंद को फतवा जारी करें। मुन्ना खान साहब, एक बात तो समझ में आती है कि अभी उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुआ, ठीक? 4,32,00,000 से ज्यादा वोटर था। ये इतना वोटर है कि दक्षिण के और तमाम पूर्वोत्तर के, पश्चिमी भारत के बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं, और वोटर तो इतने विधानसभा में नहीं, बहुत सारे राज्यों में जितना वोट वहां था 4,32,00,000। स्थानीय निकाय के चुनाव, उसके नतीजे आए, स्वाभाविक है उसमें उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है 17% से ज्यादा, उसने भी वोट किया। अगर उस आबादी को कांग्रेस पर भरोसा होता तो उस वोट में दिखना चाहिए था, नहीं। अभी लेटेस्ट हुआ है, लोकतंत्र में तो यही टेस्ट है, टीवी की डिबेट टेस्ट नहीं, मंच टेस्ट नहीं, माइक टेस्ट नहीं, भाषण टेस्ट नहीं, इंटरव्यू टेस्ट नहीं, केवल जमहूरियत में तो वोट ही टेस्ट है। 2019 तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा भी छोड़ दिया, आपके कहने से निकाय भी छोड़ दिया, लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी चुनाव हार गए। वो तो प्रधानमंत्री के लिए था और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है आपके, वो चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश से, तब वो भी हटा दें। केवल 9 का याद रखे, और 9 का कारण मैं बता देता हूं, आप नहीं समझ पाओगे लेकिन मैं कारण बता देता हूं। 9 में कांग्रेस को सीटें गिफ्ट की थी मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के गठबंधन ने। कल्याण सिंह ने लाल टोपी लगाई, मुलायम सिंह उनको अपने मंच पर लाए, मुसलमान मुलायम सिंह से अलग हुआ उसी चुनाव में, उनको गलती समझ में आई, उनने हटा दिया। इसलिए ये इस बात को ऐसे घुमा के मत कहो। नहीं मैं घुमा के, राहुल गांधी चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में, बताइए, गजब है। उसके बाद आप कहो कि हम उत्तर प्रदेश के नुमाया हैं, हम मुसलमानों के वो हैं। जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो एक माहौल बना कि भाई बीजेपी उसका क्रेडिट ले रही है, ठीक।
तो कांग्रेस में ऐसे तमाम लोग सामने आए जिन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि ताला हमने खुलवाया था, हम तो बीजेपी से बड़े हैं भगत, तो ये जो लड्डू बटने हैं इसमें एक डब्बा हमको दो पहले। नहीं कहा था कि नहीं, सुने थे? बिल्कुल। तब दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते कि ऐसा कोई करिश्मा ही पैदा हुआ जो दोनों काम एक साथ कर लेगा। राजीव गांधी करने की कोशिश कर चुके ना, हार गए थे। मोहम्मद अतीक, कांग्रेस के बड़े लोगों ने ऑफिशियली क्लेम किया कि बीजेपी से बड़े तो हम हैं, हमने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास करवाया। नारायण दत्त थे, वीर बहादुर थे, बूटा सिंह थे, राजीव गांधी थे, ये नहीं कहा गया क्या? तो ये बात अमेरिका में क्यों नहीं कही राहुल गांधी ने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ। मैं वही पूछ रहा हूं, अमेरिका में ये बात क्यों नहीं कही कि हमने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास करवाया? क्यों नहीं बोले? बिल्कुल मैं खट्टा कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा कब तो नहीं चलेगा। मैं एक बात से चौंका कि कांग्रेस ने कहा कि भाई हम तो सबकी बात करते हैं, हम पुरानी पार्टी हैं, लंबे समय से हुकूमत में रहे, हम जानते हैं सब राजकाज। मैंने राहुल जी का इस वक्तव्य के बाद दोबारा भाषण सुना। क्या उन्होंने मुसलमान पर एट लेंथ बोला, फिर सिख कहा, फिर क्रिश्चियन को भी नेम्ड किया, ठीक, और अदर माइनॉरिटीज, यानी सारे अल्पसंख्यक उन्होंने नेम्ड किए, वर्ग जितने भी भारत में हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने हिंदू पर कुछ नहीं कहा। नहीं, अगर सबकी बात कोई करता हो तो उसमें तो हिंदू भी आना चाहिए। केवल अल्पसंख्यक से देश नहीं चल सकता, केवल बहुसंख्यक से नहीं चल सकता। नहीं, हिंदू का कोई उल्लेख नहीं, हिंदू के योगदान का कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई वहां मसला ही नहीं उठाया। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं और जैन रह रहे हैं, ये जो भी और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। ऐसा है क्या? उतनी बड़ी पार्टी के उतने बड़े नेता को फिर देश में हर वर्ग की बात कहनी चाहिए थी। मैंने जब ये नारा पहली बार सुना था, एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो मुझे अपने ज्ञान पर शक हुआ। मैंने और आलिम फाजिल लोगों से चर्चा की, एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मोहब्बत दुकान की चीज है या बाजार की चीज है। नाजिम अली, मोहब्बत दुकान की चीज है, दुकान पर तो खरीद और फरोख्त होता है, पैसा दो सामान लो, ये ना दुकान है। दुकान का कंसेप्ट यही तो है। दुकान भंडारा नहीं होता कि आओ खाओ चले जाओ। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई, जस्टिस राजेंद्र सच्चर उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान की सबसे ज्यादा खराब हालत अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक। गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी और तमाम तरीके की समस्या है। हमको भारत का लोग चुनावी इतिहास बताता है कि पश्चिम बंगाल में कभी जनसंघ या आज की भाजपा सरकार में नहीं रही, वो किसी नगर पालिका का चेयरमैन भी नहीं रहे वहां ये लोग कोई, ठीक। कांग्रेस रही, विधान चंद्र राय से शुरू करिए, फिर 30 साल कांग्रेस ने शासन किया, 32-33 साल ज्योति बाबू और बाकी बुद्धदेव भट्टाचार्य शासन किए, उसके बाद ममता जी आ गई, ठीक। वहां तो आपकी भाषा में 100% खालिस सेकुलर ही शासन रहा है, कोई मिलावटी नहीं थी। नहीं, तो वहां का मुसलमान सरसब्ज नहीं हो जाना चाहिए था। सच्चर को ही लिखना चाहिए था कि हिंदुस्तान में सबसे सरसब्ज, सबसे ज्यादा धनी, मानी, खुशहाल, पढ़ा लिखा, आलिम फाजिल कोई मुसलमान है तो बंगाल में है, क्योंकि वहां कभी जनसंघ नहीं गए, भाजपा नहीं गया। नहीं, मोहम्मद अतीक, बिल्कुल, मैंने तो आपसे कब कहा, ये तर्कपूर्ण बात है कि नहीं? कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सारे आडंबर के को अनावृत करके देश के सामने रख देते हैं। वो तथ्य बदल नहीं सकते। राहुल गांधी कहें तो भी नहीं, मोदी कहें तो भी नहीं, अखिलेश यादव कहें तो भी नहीं, मायावती कहें तो भी नहीं, वो तथ्य तो कभी नहीं बदलता। अच्छा लगे तो नहीं, छत से कूद जाओ तो तथ्य तो तथ्य रहेगा। बहुत बुरा लगे, छत से कूद जाओ, इसकी छूट है, लेकिन तथ्य नहीं बदल सकते।
और इस बात से सब सहमत होंगे, कोई असहमत नहीं हो सकता। क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तथ्य कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। 15 साल इस देश में अकलियत के सबसे भरोसेमंद चेहरे, मुस्लिम लीग का चेहरा भी छोटा है, ओबीसी का चेहरा भी अभी छोटा है, जिस चेहरे की मैं बात कर रहा हूं। लीग का तो प्रभाव अभी बहुत कम है। बुरा मत मानिए भैया, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, है ना। लालू प्रसाद यादव, अरे रुक जाओ, आप बहस में मत पड़ो, सुनो। लालू प्रसाद यादव मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा राजनीति का। वो कहते हमने अडवाणी के रथ में नकेल डाल दी, ठीक बात, डाल दी थी। वो 15 साल अखंड राज भोगे बिहार में। 15 साल बिहार के मुसलमान की गुर्बत दूर नहीं हुई। वो वैसा ही दरिद्र है, शिक्षा से वंचित, गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ। उससे पहले कांग्रेस थी, श्री किशन बाबू से शुरू करो तो वो क्या किए, क्या किए? वहां तो भाजपाई बहुत बाद में गए, वो भी नीतीश के साथ गए। नीतीश जी तो सेकुलर जन्म से थे। भाजपा की अपनी सरकार तो कभी वहां नहीं रही। असम में मुसलमान सबसे कष्टपूर्ण स्थिति में है, ये मैं नहीं कह रहा है, सच्चर कमेटी कह रही। पता नहीं राहुल गांधी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी सच्चर की रिपोर्ट, उनको याद है कि नहीं। असम में अभी इनका हेमंता का कार्यकाल छोड़ दीजिए, उससे पहले तो जनसंघ कभी नहीं असम में गया, एक सीट नहीं जीती कारपोरेटर की भी। वहां का मुसलमान कैसे दरिद्र हो गया? आपने बेईमानी की है, आपके मन में बेईमानी है। झूठ की दुकान चलाना चाहते हो और बताते हो कि इसकी दुकान उसकी दुकान। और अव्वल तो मैंने आज तक वैसी दुकान नहीं देखी जिसपे एक दुकान बगल में है, बोले नफरत वाले लाला जी हैं और वो मोहब्बत वाले लाला जी हैं, बोलो कितने किलो दे दें। ये वैसी बात है कि दूध की क्या था, पेट्रोल किलो में बता रहे थे, वैसी बात कर रहे हैं क्या? कहां दुकान? नफरत भी यहां है, मोहब्बत भी यहां है। इस बात को ऐसे समझिए। मेरी बात गलत हो तो बता दीजिए। नफरत भी यहां होती है, मोहब्बत भी यहां होती है। आदमी की फितरत है ना, नफरत और मोहब्बत। ये नफरत और मोहब्बत का कोई ये बोले ये नफरत है और ये मोहब्बत है, बोले नफरत 2 रुपए किलो है, ये 4 रुपए किलो, ऐसी बात कर रहे हो? आपके एक्ट बताते हैं कि आप मोहब्बत करने वाले हैं या नफरत करने वाले हैं। इस बात का तो उत्तर देना होगा। सच्चर कमेटी ने जिन राज्यों में मुसलमान को सबसे गरीब बताया, सबसे मुश्किल तंग हालात में रहने वाला बताया, उन राज्यों में भाजपा कभी शासन में नहीं थी। और तब तक तो नहीं थी जब तक सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। क्यों? इसका उत्तर नहीं देंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं उनसे उत्तर मत मांगो, वो बेईमान है, वो बेईमान है। उनकी बात पर फिर भरोसा नहीं हो सकता। आज आप कह रहे हो कि आगे से हम पे भरोसा करो। हम ये पूछ रहे हैं, आपकी हुकूमत इतने वर्ष तक रही, आपने हमारे माथे पर वो क्यों नहीं लगा दिया तरक्की का तमगा? क्यों? क्या बिहार में ये नहीं हो सकता था कि भाई ठीक है, ये मॉडल स्टेट है, जाके देखो अकलियत वहां कितना मौज में है? नहीं ना। इंपावरमेंट तो किसी का नहीं हुआ। ताकत में जरूर एक वर्ग बढ़ गया था, मारपीट झगड़े फसाद में, और तो कुछ नहीं हुआ। वो होता तो बिहार से पलायन क्यों होता? गलत बात है क्या? और जो लोग ये कहते हैं कि मांझी को छोड़ दीजिए, वो भी बौद्धिक बेईमानी करते हैं। व्यक्ति का अतीत बताता है। जब आप बंदूक का लाइसेंस भी लेने जाते हो अतीक मियां, है, तो भी उसमें आपका अतीत पूछा जाता है। मांझी क्या कॉलम होता है कि आपको बंदूक का लाइसेंस दे कि नहीं दे, कि आप गड़बड़ आदमी हो, मान लो बात बवाल करो। इसलिए ये नहीं कि ये कहना ठीक नहीं। और आज जो लोग देश की बागडोर मांग रहे हैं, वो कह रहे अग्निहोत्री जी पुरानी बातें नहीं करो, पुरानी मिट्टी डालो और नई बात करो। कैसे मिट्टी? हम मिट्टी ढाल भी देंगे, जनता तो नहीं डालती ना। पाई पाई का हिसाब जनता कर लेती है।
और जो लोग कर्नाटक की विजय से उत्साहित हैं उनका भी स्वागत है। लोकतंत्र है, अच्छी बात है। हो सकता है आपके मुंह में घी शक्कर हो, आपकी बात सफल हो सकता है राघवेंद्र जी की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर सब कुछ आपने कर्नाटक पर दांव में लगा दिया, मुन्ना खान साहब भी कह रहे थे, अतीक भाई भी कह रहे थे कि अब हमने दुकान बंद कर दी, एक दुकान में ताला लगा दिया, दूसरी दुकान खोल दी है, उसका साइन बोर्ड नया लगवा दिया है। ठीक है, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है कि अगर कर्नाटक की जीत का सिलसिला राजस्थान में आके पलट गया तब क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए इतनी ऊंची अटारी पर मत खड़े हो जाइए कि फिर नीचे उतरने में मुश्किल हो जाए कि क्या बोले और क्या कहें। आपने कहा नहीं स्थानीय निकाय हटा दो, 4.5 करोड़ वोट कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा जी, हटा दिया। बोले अमेठी की हार हटा दो, विधानसभा दोनों चुनाव 17 का और 22 का, बोले वो भी हटा दो। 19 बोले वो भी हटा दो। तो फिर से 1947 से सब कुछ हटा दे, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई और पैमाना है क्या? अगर मोहम्मद अतीक मुझसे कहें कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं इस कौम का रिप्रेजेंट करता हूं या उस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूं, या नाजिम कहें या मुन्ना खान साहब कहें या राघवेंद्र जी या उनकी पार्टियां कहें, तो मैं तो कहूंगा भाई मेरे पास तो थर्मामीटर है नहीं कि मैं जहां अतीक मियां रहते हुए हर मुसलमान से पूछूं कि इनको नेता मानते हो कि नहीं। मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। मैं कहूंगा आप चुनाव में खड़े हो जाओ, वहां मैं देख लूंगा आपके साथ पॉपुलर सपोर्ट है कि नहीं। ये नहीं तरीका है लोकतंत्र में। और नहीं किसी के पास दूसरा नपना हो तो वो दिखा दो हमको, मैं अपनी बात पीछे हटा दूंगा। मैं कहूंगा भाई ये नया ले आए हैं, कोई हो तो मैं विनम्र भाव से पीछे हट जाऊंगा। राहुल गांधी चुनाव जिता सकते हैं कांग्रेस को, तो बिना बहस के मुन्ना भाई को बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही कहेंगे जिंदाबाद। लेकिन बाबू चुनाव अगर नहीं जिता पाओगे तो घर में भी, एक घरेलू उदाहरण दे देता हूं, मेरी बात से सारे मित्र सहमत होंगे, हंसेंगे भी। घर में भी जो लड़का खलियर हो, खलियर मतलब इम्तिहान तो हर पर्चा तो हर जगह भरे लेकिन किसी टेस्ट में पास ना हो, उसको घर वाले भी दिन में 4 बार खरी खोटी सुनाते हैं ना। इसलिए जान लीजिए आप जिता सकते। इंदिरा गांधी में क्या खूबी थी? कोई और खूबी नहीं थी, जिताना जानती थी। नरेंद्र मोदी जिताना जानते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। अतीक को नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते या मुन्ना खान को अच्छे नहीं लगते या नाजिम को, इससे मोदी खारिज नहीं होते ना। आप अपना वोट नहीं देंगे उनको। लेकिन ये तो सच है कि 140 करोड़ के मुल्क में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला कुल। और खड़गे जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों की बात, तो कैसे मान ले? आपको कुल 12 करोड़ मिला, 14 करोड़ भी नहीं मिला, 10% भी, 12 करोड़ वोट मिला। और आप कहते हो 140 करोड़ लोग जवाब मांग रहे हैं। तो फिर अगर 140 करोड़ लोग आपकी सुन रहे होते अतीक भाई, तो फिर आप सरकार में नहीं होते। लोकतंत्र में शासन जनता जिसको सौंपती है, माना जाता है वो उसकी रीति नीति से सहमत है। जिनको शासन से वंचित करती है उसका अर्थ होता है वो आपकी बात पर भरोसा नहीं करती जनता, आपकी रीति नीति से सहमत नहीं। हमको अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। इंदिरा जी शासन करती रही, जवाहरलाल जी करते रहे, जनसंघ वाले चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा जनता की सेहत पे, चिल्लाते रहो। राहुल गांधी की बात नहीं समझ में आ रही है तो नहीं जिता रहे। 14 हो गया, 19 हो गया, कोई छोटा टाइम थोड़ी ना है। 2 बार लगातार बड़े बहुमत के साथ सरकार रिपीट करना छोटी बात है क्या? हमको अच्छी लगे ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? छोटी बात है क्या अतीक जी? 303 सीट के साथ रिपीट करना। आपको पता पहली बार इंदिरा जी कितनी मेजॉरिटी लेके आई थी? सीपीआई की मदद से सरकार चली थी, सीपीआई की मदद से, मेजॉरिटी नहीं थी। इंदिरा जी जैसी नेता, और आप यहां 303 सीट वालों को खारिज कर दोगे हैं? बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं, बोले हम ज्यादा इनसे बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं भाई, ऐसा कैसे मान लेंगे? लोकतंत्र में एक ही पैमाना। और सबसे बड़ी बात, जो बात नाजिम अली कह रहे थे, आपको कुछ भी शिकायत थी या किसी की हिमायत करनी थी तो बेहतर होता हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई मंच चुनते।
अमेरिका वो मंच नहीं हो सकता जहां आप ये बात कह रहे हैं। कोई भी समझदार आदमी अपने घर की बदनामी करने पड़ोसी के घर नहीं जाता। और कल मैंने इसी विषय पर शो किया था, तो मैंने कहा था, उसी बात के साथ समाप्त कर दूंगा कि इस बात पर अतीक में आप भी सोचिएगा, नाजिम भाई आप भी, मुन्ना भाई आप भी, राघवन जी आप भी, कि बाकी देशों के राजनेता भी भारत आते हैं क्या? जो सरकार में नहीं है अपने देश में, वो भी भारत आते हैं क्या? आपने कभी सुना कि उन्होंने अपने देश के बारे में कोई ऐसी बातें कही हो भारत में? नहीं ना। जो कहना है अपने मुल्क में जाके कहेंगे, है ना। यहां तो लड़की भी ब्याहता हो जाती है बिटिया, तो ससुराल की बुराई मायके में नहीं करती जाके। आप देश की बुराई कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी आप उसको खारिज कर दे रहे हैं, करें कि जी नहीं बहुत ही मुश्किल है, वो लोग जी नहीं पा रहे। अरे किसी बात कर रहे हैं? और जी नहीं पा रहे तो फिर आपको क्यों नहीं जिता दे रहे? और शायद मुन्ना भाई ने कहा था कि दलितों को भी जोड़ लो। तो एक बात मैं बता दूं, भैया अतीक भाई आप भी लिख कंप्यूटर मोबाइल पे जोड़ लीजिए, आगे काम आएगा। मुन्ना भाई भी जोड़ ले। दलित, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, नवबौद्ध, पारसी, सबको जोड़ दो तो 70% आबादी हो जाती है। तो अगर 70% आबादी आपको नेता मान लेती तो आप प्रधानमंत्री नहीं होते। धन्यवाद।